तो आज हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जिसको रिवोल्ट ऑफ 1857 कहा जाता है। इस रिवोल्ट ऑफ 1857 को आज डिस्कस कर लेते हैं। रिवोल्ट ऑफ 1857 ब्रॉडली जो इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री है उसको हम क्लासिफाई करते हैं इनटू कंपनी रूल एंड क्राउन रूल। In order to study the modern history of India, we divide the modern history of India into two periods. One is company rule, other is crown rule. Company rule, company rule. Company rule started from 1757 to 1857. Right? इस पीरियड को ये जो 100 years है इसको हम कंपनी रूल कहते हैं। उसके बाद आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 हम कहते हैं क्राउन रूल। क्राउन रूल स्टार्ट्स द टाइमलाइन, राइट? टाइमलाइन इज फ्रॉम 1858 to 1947. This is again a period of 100 years, right? इन दो कंपनी रूल और क्राउन रूल के दरमियान एक इम्पॉर्टेंट इवेंट इंडियन हिस्ट्री में होता है जिसको 1857 की बगावत भी कहते हैं। सो आज इसी को डिस्कस कर लेते हैं इन डिटेल, राइट? रिवोल्ट ऑफ 1857 को समझने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि 1857 से पहले ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में कैसे काम करती थी। 1857 से पहले जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन थी इट वाज हेडेड बाय गवर्नर जनरल, राइट? गवर्नर जनरल एक टॉप ब्यूरोक्रेटिक पोस्ट था ब्रिटेन में। इस पे बोलियां लग जाती थी। इट वाज अ वेरी सोफिस्टिकेटेड पोस्टिंग इन दोज टाइम्स, राइट? तो बिफोर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द होल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया वाज रन बाय गवर्नर जनरल। अब जो बच्चे एसएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए हिस्ट्री का मतलब नॉलेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पार्ट में जो फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट है या जो मॉडर्न हिस्ट्री इंडिया की, इसमें 5-6 क्वेश्चंस आ जाते हैं। टू स्टार्ट विथ, पहला कंफ्यूजन जो बच्चों में होता है वो ये है कि ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्या होता है, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्या होता है और ये वाइसरॉय ऑफ इंडिया क्या होता है। इसमें कंफ्यूजन्स हो जाते हैं। उन कन्फ्यूजन्स को मैं कैसे क्लियर करूंगा, ये कन्फ्यूजन क्लियर करके मैं रिवोल्ट पे आ जाता हूं, राइट? देखो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश हुई थी, राइट? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी एक करप्टेड कंपनी थी। इसमें जो ऑफिशियल्स पोस्ट होते थे उनके लिए भी बोलियां होती थी। हिस्ट्री में कहा जाता है, हिस्टोरियंस बिलीव दैट इट वाज द मोस्ट करप्टेड कंपनी एवर इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन की बात करें, राइट? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अफेयर्स थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये डिसाइड किया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स है इंडिया में, क्योंकि जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था इंडिया से वो पूरा नहीं पहुंचता था वहाँ ब्रिटेन में, राइट? तो उन्होंने 1772 में एक एक्ट पास किया जिसको रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1772 कहते हैं। इसमें क्या हुआ, एक्चुअली मुझे आपको समझाना है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वाइसरॉय ऑफ इंडिया, इसमें डिफरेंस क्या है, राइट? इंडिया में ब्रिटिश के मेन प्रोविंसेस जो थे वो थे बीबीएम, राइट? बिहार, बंगाल एंड मद्रास। दिस वर द मेजर प्रोविंसेस, राइट? 1772 तक क्या होता था, इस बिहार का होता था गवर्नर, राइट? इस बंगाल का होता था गवर्नर और इस मद्रास का भी होता था गवर्नर, राइट? तो 1772 का जो रेगुलेटिंग एक्ट हुआ उसमें ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने किया काम, उन्होंने बिहार के गवर्नर को और मद्रास के गवर्नर को कुछ पावर्स छीन ली। They snatched the powers of the two governors, और वो पावर जो है वो उन्होंने बंगाल के गवर्नर को दे दिए। तो ये जो बंगाल का गवर्नर था
डेजिग्नेट तो ये गवर्नर ही था. He exercised the same powers in his province as were exercised by the other governors, right? इसको बनाया गया सुपीरियर. इनके जो पावर्स थे वो इसको दिए गए. तो द गवर्नर ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, राइट? ये क्या बन गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. तो यहां से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का कंसेप्ट निकलता है फ्रॉम द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1772, राइट? इसमें बहुत सारे पॉइंट्स भी है, वो कभी मैं कंपनी रूल पे अलग वीडियो बना के आपको समझा दूंगा कि कंपनी रूल में कैसे एक्ट जो पास हुए थे उनमें क्या क्या हुआ था, राइट? अभी जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, ये सबसे पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स. लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स. अब एक और एक्ट होता है, क्योंकि 10-10 साल के बाद एक्ट आ जाते थे. पिट्स इंडिया एक्ट 1781, उसके बाद 1792 में एक और एक्ट, उसके बाद 1813 में एक और एक्ट, चार्टर एक्ट, राइट? उसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1833. 1833 में एक और एक्ट आ गया. इसमें क्या किया इन्होंने इस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की डेजिग्नेशन को चेंज किया. इसको बनाया इन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1833 एक्ट में, राइट? और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था उसकी डेजिग्नेशन जब चेंज हो गई, तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था वो था लॉर्ड विलियम बेंटेक. लॉर्ड विलियम बेंटेक. यहां पे एक बात समझो, इसके पास पावर्स थे, ज्यादा पावर्स इसको मिल गई, तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स को उन्होंने कोशिश की कि इस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ज्यादा पावर्स मिले, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो अफेयर्स है पूरी तरह से रेगुलेट हम कर पाए इंडिया में, राइट? बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ए ट्रेडिंग कंपनी, इट वाज प्योरली ए ट्रेडिंग कंपनी. इट वाज गिवन चार्टर, इट वाज गिवन फरमान बाय द डिफरेंट रूलर्स, राइट? तो फिर जब 1857 का रिवोल्ट हुआ, उसके बाद एक और एक्ट आ जाता है 1858 में, जिसको हम कहते हैं एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 इज नोन एज एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया. इसमें क्या हुआ? इसमें कंपनी रूल जो है वो एबॉलिश हो गया. इट वाज रिप्लेस्ड बाय क्राउन रूल, राइट? तभी क्राउन रूल यहां से स्टार्ट होता है. तो जब 1857 का रिवोल्ट चल रहा था, उस टाइम यहाँ का गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड कैनिंग्स था. कौन था? लॉर्ड कैनिंग्स. लॉर्ड कैनिंग्स ही बाद में 1857 के बाद लॉर्ड कैनिंग्स ही फिर वाइस रॉय बन गए. सो लॉर्ड कैनिंग्स इज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. एट द सेम टाइम ही इज द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया, राइट? ठीक है. अभी से कंफ्यूजन आपको क्लियर हुआ होगा कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, राइट? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वाइस रॉय ऑफ इंडिया, इसमें क्या फर्क है और ये पोस्ट्स कब क्रिएट किए गए, राइट? इसलिए जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं 1857 के बाद आप देखोगे वाइस रॉय, लॉर्ड कर्जन वाइस रॉय, लॉर्ड लिंटन वाइस रॉय, है ना? लॉर्ड रिपन वाइस रॉय. अगर आप पीछे जाओगे 1857 से पीछे जाओगे, लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. ठीक है. इसके बाद हम पढ़ेंगे कि रिवोल्ट ऑफ 1857 कैसे हो गया. पहले मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देता हूँ रिवोल्ट से पहले, कि ब्रिटिश जो एम्पायर था इसका पूरा कंट्रोल इंडिया में आया बैटल ऑफ पलासी में. जो बैटल ऑफ पलासी हुई 1757 में. बैटल ऑफ पलासी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया. इस बैटल ऑफ पलासी में क्या हुआ? वैसे तो ब्रिटिशर्स को बहुत सारी बैटल्स का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए यहाँ पे ऑलरेडी यूरोपियन पावर्स थे, यहाँ पे डच थे, यहाँ पे पुर्तगीज थे, यहाँ पे फ्रेंच थे, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट? सो दे हैव टू फेस अ वेरी स्टिफ कंपटीशन. एक साइड से इनको तो फॉरेन पावर्स के साथ वार्स, मतलब उनमें इनको थोड़ा टक्कर देनी पड़ती थी,
और दूसरी तरह से इनको यहाँ इंडिया के जो लोकल रूलर्स थे, राजे रजवाड़े जो थे, उनके साथ भी वार्स होते थे। लेकिन जो ये 1757 का ईयर है जिसमें बैटल ऑफ पलासी हुई, इसमें क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो लीडर था, हु वाज लीडिंग द ब्रिटिशर्स इन दिस बैटल, वाज लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, और यहाँ से लॉर्ड क्लाइव की जो लड़ाई थी वो किसके साथ थी, नवाब के साथ, जो बंगाल का नवाब था। बंगाल का जो लास्ट नवाब था वो कौन था, सिराजदौला। सिराजदौला के साथ लॉर्ड क्लाइव की लड़ाई होती है, और लॉर्ड क्लाइव जो है, इसने उस टाइम मीर जाफर को फंसाया था, ही ब्राइब्ड मीर जाफर। उन्होंने, क्योंकि ब्रिटिशर्स की टैक्टिक्स क्लियर थी, इनको पता था कि सिराजदौला हमारी नहीं मानेगा। सो in order to he used it as a proxy. Mir Jafar was used as a proxy in this war, right? He was bribed by Lord Clive. Finally, Britishers ने क्या किया, इन्होंने Battle of Plassey में they became victorious and they defeated this Siraj-Dowlah. Siraj-Dowlah जो था, ये last independent नवाब था बंगाल का, right? Although ये जो नवाब था, इसको फ्रेंच एलाइज का भी सपोर्ट था, लेकिन फाइनली बैटल ऑफ प्लासी 1757 it established the complete control of British Empire on India, right? और 1857 का रिवोल्ट जो है, ये क्यों हो गया, इसके क्या कॉजेस थे? 1857 का रिवोल्ट जो था, इसको समझने से पहले आपको इंडिया की जो कंपनी रूल पीरियड की जो पोजीशन थी उसको समझना चाहिए आपको पहले, राइट? तो इंडिया में 1857 से पहले ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज थी, दे वर बेस्ड ऑन एक्सपेंशन। ये टेरिटरीज को एक्वायर करना चाहते थे। दोज पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश इफेक्ट द इंडियन नेटिव्स। इंडिया के जो नेटिव्स थे उन पे असर पड़ा। ठीक है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पीक उस टाइम पीक पे था, तो यहाँ पे जो यहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके बाहर इंग्लैंड में प्रोडक्ट्स बनाए दिए जाते थे, फिर वो यहाँ यही मार्केट में उनको बेच दिया जाता था। दैट इफेक्टेड द हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम सेक्टर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, राइट? और यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशंस जो ब्रिटिशर्स यहाँ करते थे, ये भी होने, दीज आर एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशंस, राइट? यही है ना एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशंस। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बनाना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फिर उसको बनाना वाइस रॉय, दीज आर एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशंस, राइट? तो इन एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशंस की वजह से क्या हुआ, जो यहाँ के पीजेंट्स थे, जो यहाँ के जमींदार थे, जो यहाँ के ट्रेडर्स थे, आर्टिजन्स थे, इवन जो यहाँ के रिलीजियस गुरुज थे, पंडित्स एंड द मौलवीज, उनको भी काफ़ी इफेक्ट हो गया। सो दिस रिसेंटमेंट among the Indian people led to the revolt of 1857. Although revolt of 1857 से पहले जो पीरियड था, that was not peaceful by any means, right? उसमें भी बहुत सारे रिवोल्ट्स होते थे, ठीक है, पीजेंट रेबेलियंस हुआ करती थी, ठीक है, अर्गेन मूवमेंट्स, ट्राइबल मूवमेंट्स, अपराइजिंग्स, सन्यासी रिवोल्ट का नाम आपने सुना होगा। So before 1857, there were numerous revolts against the British rule in India, but they were regional. They had no mass participation, right? तो 1857 का ये जो रिवोल्ट था, ये क्यों हो गया? इसके क्या कॉजेस थे? पहले कॉजेस इसके थे इकोनॉमिक कॉजेस, राइट? द कॉजेस ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। थोड़ी पिक्चर मैंने आपको दे दी कि 1857 से पहले ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रही थी। तो द कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट वर फर्स्ट इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज समझ लेते हैं पहले। इकोनॉमिक कॉजेज क्या थे? ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उन्होंने यहाँ की ट्रेडिशनल जो लोकल इंडस्ट्रीज थी, हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम, they had destroyed that. They had destroyed the real fabric of the handloom and handicraft sector in the subcontinent. तो लोगों को ये पसंद नहीं आया। इससे जिनकी एम्प्लॉयमेंट थी वो इनकम लेस बन गई, तो प्रॉब्लम हो गई, ठीक है।
और इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को डिस्करेज किया इन्होंने। क्या किया? डिस्करेज किया, और फॉरेन गुड्स को इन्होंने प्रमोट किया। सो दीज वर द इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। इसके बाद क्या होता है कि इंडियन सोसाइटी